गुड इवनिंग क्लास। कहाँ तक बताए थे बाबू? बाबू बैठ जाइए जल्दी। इसके आगे, इससे पहले के क्लास में हम आपको उद्योगों के बारे में बताए थे। उद्योग खत्म हो गया था। आगे तब आज परिवहन पढ़ाते हैं। अच्छा, खनिज खत्म हो गया तो उद्योग भी बोलता है खत्म हो गया। खनिज पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन पूछा जाए, बता सकते हैं? देखे बाबू एक आदमी पीडीएफ उडीएफ कुछ। हाँ, जाओ बाबू। यूरेनियम कौन सा खनिज है? ईंधन खनिज कौन सा? चूना पत्थर। अधात्विक। हीरा। अधातु। जिप्सम। सब लोग लाइव वाले सब लोग बताते रहेंगे कौन सा खनिज है। अधात्विक। क्रोमियम कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज। लोहा। धातु। चांदी। अब धात्विक कितने भाग में? दो। लौह और लौह। मैग्नीज कैसा है? लौह। तांबा और लौह। एल्युमिनियम और लौह। सोना। समझ में गया कि नहीं आएगा? बढ़िया आप लोग। अनवीकरणीय ऊर्जा यानी जो जल्दी नया न हो सके, जल्दी नया न हो सके, उसे हम क्या कह सकते हैं? परंपरागत। बहुत पहले से प्रयोग हो रहा है, उसे क्या कह सकते हैं? परंपरा। और नवीकरणीय को क्या कह सकते हैं? गैर। जितना नया टेक्नोलॉजी, भूकंपीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन चक्की, सौर ऊर्जा, समुद्र वाला ऊर्जा, ये सब कौन है? गैर परंपरागत है सब। हाँ वही जल ऊर्जा। जल ऊर्जा। वाटर गैस है वो। केमिस्ट्री में पढ़ना है वाटर गैस के बारे में। चलिए, सबसे ज्यादा खनिज किस राज्य में है? जल्दी बैठो बाबू लोग। सबसे ज्यादा खनिज राज्य, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तांबे का सर्वाधिक भंडारण करने वाले दो राज्य, आंध्र प्रदेश और सॉरी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान की कौन सी खदान? खेतड़ी। और राजस्थान की कौन सी खदान? रेत। मध्य प्रदेश की बालाघाट। मध्य प्रदेश की बाला। हीरा की मध्य प्रदेश की कौन सी खदान? सोने की खदान। कोलार की खदान कहाँ है? कहाँ पे? कर्नाटक में है। चलिए, चांदी क्या भारत में स्वतंत्र मिलता है? किस धातु के साथ? जिंक। गलती से भी जिंक और शीशा मत बोलिएगा। चांदिया मिलता है जिंक के साथ। कहाँ बस काम करते हो? बस भारत भर में। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? जिंक और शीशा। जिंक और शीशा का भंडारण किस राज्य में? हाँ, राजस्थान। राजस्थान का कौन सा खदान? जाबर खान। कौन सा? जाबर। वेरी गुड। जुड़वा खनिज किसे कहेंगे? जिप्सम का उत्पादन राजस्थान के कोई कहां पर? हनुमानगढ़। राजस्थान में हनुमानगढ़। लाइन से बताते चलिए, राजस्थान के हनुमानगढ़। चूना पत्थर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यूपी। मेनली आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये सब वाला एरिया, और यूपी से जो सट के एरिया। संगमरमर के लिए राजस्थान का कौन सा? मध्य प्रदेश का जबलपुर। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का विशाखा। याद रखिएगा। टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ का बस्तर। छत्तीसगढ़ का बस्तर। टंगस्टन के लिए उड़ीसा का आंध्र प्रदेश। गलती बोल दी है वहां पे, उड़ीसा बोल दिए गलत से। दूसरा बताइए, बॉक्साइट के उत्पादन में, निकल के उत्पादन में है राजस्थान। निकल में राजस्थान। बॉक्साइट उड़ीसा। क्रोमाइट। क्रोमाइट बताइए। लौ अयस्को में, लौ अयस्क में तो कैसे उड़ीसा मार दिया? कैसे मार देगा उड़ीसा? सबसे प्रमुख लौ अयस्क।
सबसे बड़े मैग्नेटाइट। भारत में मैग्नेटाइट ज्यादा है किस दिशा में? दक्षिण। कर्नाटक में कुद्रेमुख, केरल में कोझिकोड, तमिलनाडु में सेलम। अब पूर्वी भारत में सीडेराइट है कि हेमेटाइट है? हेमेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट। अब आप बताइए छत्तीसगढ़ का कौन सा खदान? छत्तीसगढ़ का खदान बेलाडोला, छत्तीसगढ़ का। और उड़ीसा का कोइंझर, उड़ीसा का कोइंझर, उड़ीसा कोइन। झारखंड का सिंहभूम, झारखंड सिंहभूम, सिंहभूम चाईबासा और जमशेदपुर का एरिया आ जाता है सिंहभूम वाला। समझ में गया? सबसे घटिया लोहे के दो अयस्क। चलिए सबसे उत्तम प्रकार का कोयला, झारखंड की कोयला की खदान झरिया, पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में सिंगरौनी, मध्य प्रदेश में सिंग। सैन फ्रांसिस्को से कौन कर रहा है? अमेरिका वाला है सब। उकनी की यहाँ रात भइल होगा, सोचा होगा खान सर खाली है। टाइमिंग जोन में अंतर हो जाता है। आपको ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे टाइम जोन कैसे कैसे अंतर होता है। पेट्रोलियम, भारत में कुल पेट्रोलियम के मामले में आत्मनिर्भर या आयात पर। समुद्री क्षेत्र यानी अपतट क्षेत्र में पहला पेट्रोलियम अलियाब है, और अपतट में सबसे बड़का बॉम्बे, और ऐसे भी भारत में सबसे बड़ा बॉम्बे है। स्थलीय में सबसे पहले डिगबोई, ज्यादा में राजस्थान। अभी हाल में कौन सा गैस के फील्ड का खोज हुआ? केजी बेसिन। कहां पर है? कृष्णा और यमुना कौन बोलता है? कृष्णा और गोदावरी केजी बेसिन, यमुना बोल रहा है। ज्यादा पढ़ लिया है पूरा, घोरा गया है सब एक। हाँ घोरा गया होगा आप लोग का। आगे बताइए। यूरेनियम जो होता है दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है, भारत में पर्याप्त मात्रा में है। दो राज्य बताइए, आंध्र प्रदेश और झारखंड। झारखंड की कौन सा खदान? थोरियम सबसे ज्यादा, थोरियम सबसे ज्यादा। पकड़ो बाबू, अब आगे पढ़ाते हैं। खनिज, खनिज तो हो गया। उद्योग, कौन सा? उद्योग, इंडस्ट्री, उद्योग या इंडस्ट्री। इन लोग को पीडीएफ दिया गया जी? ये पीडीएफ नहीं दिए, टाइम नहीं मिला होगा फोटोकॉपी का, तब आप लोग को पीडीएफ बाद में मिलेगा। अभी ऐसे समझिए, इंडस्ट्री समझिए, कई अलग चीज होती है। फैक्ट्रीज होती है, कंपनी होती है, इंडस्ट्रीज होती है। फैक्ट्री जहां पे कोई भी चीज क्या होता है, बन रहा होता है, वो क्या हो गया? फैक्ट्री। अब वो फैक्ट्री किस मालिक की है? वो उसकी कंपनी हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? उसकी क्या हो गई? कंपनी। और इंडस्ट्री क्या होता है? एक ही जैसा चीज को क्या कहा जाता है? इंडस्ट्री। जैसे कोचिंग एक इंडस्ट्रीज, मेडिकल एक इंडस्ट्रीज है। क्या कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर आप लोहा तांबा को शामिल करेंगे? यहाँ लोहा तांबा का काम नहीं है। कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर आप प्रिंटिंग प्रेस को शामिल कर सकते हैं, कॉपी किताब हो सकता है, कलम हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से किससे जुड़ी हो, मतलब शिक्षा से जुड़ा हो। तो एक ही जैसे कैटेगरी वाला क्या हो जाता है? इंडस्ट्रीज। भारत में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना बड़ा मुश्किल था। हम लोग आजाद हुए 1947 में, तो भारत में औद्योगिक नीति को लाना था ताकि विदेशी कंपनियां भारत में आ सके। तो हम लोग को क्या लाना था? औद्योगिक। ठीक लिखा है? हाँ, इसमें एक और रहेगा। भारत में औद्योगिक नीति, देश आजाद हुआ, पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई। 1948 नेहरू जी ने उस समय प्रधानमंत्री कहा कि कोई विदेशी कंपनी भारत में एंट्री नहीं मारेगी। बहुत अच्छा काम किया, जिसके दो लॉस होते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कंपनी बन के घुसे थे सब, अब मालिक बन गया सब। तो नेहरू डरे हुए थे, दूध का जला हुआ लस्सी फूक के पीता है। तो हम लोग जल गए थे अंग्रेजों से, तो अब हम लोग को डर लगता था, कोनो को आने नहीं दिए। तो हम लोग किसी भी विदेशी कंपनी को एंट्री करने नहीं दिए। लेकिन बड़ी दिक्कत हो गया,
क्योंकि हर चीज के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर तो आज भी नहीं है, उस समय की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हम लोग क्या बहुत सारा चीज का दिक्कत होने लगा। मंजन मिलता था ठोको इसे में छेद करके सफेद का ललका लियो रगड़ते रहे, वही सही होता था। अच्छा साहब आजकल तो इतनी चलो ऐसे मारो 3 बार रगड़ो थूक दो तो कब कब छक्के चल जाता है, तो फिर उठा के उसको मलो एक के बार फेंकेंगे सब चल जाता है। अब वो वाला ठीक था, अपने हिसाब से करो। बचपन में हम लोग उस सफेद का खाते थे लोग देखो इधर उसको आदमी एक्स्ट्रा खा लेता था। हम लोग क्या इंडस्ट्री थी ही नहीं। और नेहरू जी ने जो गलती किया, गलती तो किया नहीं, उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। फिर दूसरी औद्योगिक नीति आई 1956 में। कब आई? 56 में। द्वितीय औद्योगिक नीति जब 1956 में लाई गई थी, तो इस नीति में कुछ जरूरत के सामानों को, जो ऐसी चीजें थी जो जरूरत की थी, तो विदेशी कंपनियों को भारत में आने की क्या कर दी गई? अनुमति दिया गया कि भाई एक लिमिटेड मात्रा में अनुमति दी गई। हर एक इंडस्ट्रीज में उनको इंडिया में एंट्री नहीं मिली। जिसके सबसे ऐसा नहीं था कि केवल हम लोग डरे हुए थे कि कब्जा न कर ले, बल्कि इसमें नेहरू की दूरदर्शिता थी। वो चाहते क्या थे कि भारत लड़खड़ाते ही सही चलना सीख जाए। हम कुछ भी करें, हम लोग को धीरे धीरे क्या हो जाए, आदत पड़ जाए कैसे कोई भी चीज इंडस्ट्रीज को बनाना है, कैसे किसी चीज को डेवलप करना है। लेकिन इस स्थिति में आप बहुत देर तक देश को ब्लॉक करके रखेंगे, विदेशी कंपनी एंट्री ना करने दे, तो बहुत दिक्कत होगा। आज अगर चाइना एंट्री नहीं किया रहता तो गरीब इंसान भी हर हर टाइप के मोबाइल नहीं रख पाता। पहले नोकिया ओकिया का मोबाइल देखिए, बहुत महंगा आता था, लोढ़ा रहता था, सोचो इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे। तो चाइनीज इंडस्ट्री एंट्री कर गई, तो बहुत समय तक हम लोग ना इसको सस्टेन नहीं कर पाए। रीजन क्या है कि जब आप विदेशी कंपनियों को ब्लॉक कर देते हैं तो आप रोजगार का एक बहुत बड़ा अवसर खोते हैं। जैसे मान के चलिए दुनिया में हम लोग के यहाँ भारत में ट्रक बहुत अच्छा बनता है, ट्रैक्टर बहुत अच्छा बनता है। ट्रैक्टर के मामले में महिंद्रा पूरी ज्यादा, महिंद्रा, स्वराज, शक्ति, सोनालिका, दुनिया भर का ट्रैक्टर है। लेकिन सबसे जबरदस्त जॉन डियर का है। जॉन डियर का ट्रैक्टर पूरी दुनिया में सबसे फेमस है। अब भारत की कंपनी महिंद्रा को टक्कर देना है, तो जॉन डियर कंपनी अमेरिका की, अब वो कहाँ आ रही है? भारत में। अब भारत में आएगी तो यहाँ जमीन खरीदेगी, किसानों को पैसा मिलेगा। यहाँ अब इंडस्ट्री लगाएगी तो इंडस्ट्रीज के लिए पहले नेव खुदवाएगी, दीवार चलाएगी, ईंटा का अमेरिका से लेके आएगी। सीमेंट कहाँ से खरीदेगी? भारत। ईंटा भारत, पेंट पुट्टी भाई सब जितना बिल्डिंग बनाना है सब कहाँ से? भारत से। मजदूर कहाँ से लेगी? भारत से। रोजगार कहाँ मिल गया? भारत। कच्चा माल कहाँ से खरीदेगी? भारत से, क्योंकि ट्रैक्टर बनाने में लोहे की जरूरत पड़ेगी। तो सब सोचा कुद्रेमुख से खरीद, अच्छा इधर बेलाडोला से खरीद, कहीं से खरीदेगा तो हम लोग का भी बिक गया। साथ ही जब उसको प्रॉफिट होगा तो अपने सामान को बेचने के लिए मार्केटिंग करेगी, न्यूज में देगी, ये देखिए ट्रैक्टर फसल जोतेगा फिर उड़ जाएगा ऐसे अपना प्रचार में। तो इसमें इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ, प्रचार वाले का। जब उसका सामान बिकने लगेगा उसको तो शोरूम खोलना पड़ेगा। अब शोरूम खोलेंगे वहां भी रोजगार मिला, सरकार को टैक्स देगा वहां भी रोजगार मिला। तो आप अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा वो हिंदुस्तान में ही छोड़ देगा और एक अपना हिस्सा भारत से बाहर लेके जाएगा। तो क्या दिक्कत है? टैक्स वैक्स दिया ना जी, अब भारत से लेके जाए तो कितना सामान दिया भी। तो आप ये मत देखिए कि भारत से वो अपना प्रॉफिट लेके जा रहा है, जो रोजगार वगैरह इसकी तो गिनती नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा रोजगार देता है। तो हम लोगों ने तो 1956 तक 48 में ही बंद कर दिए थे, 56 में थोड़ा बहुत को छूट दिए थे। अब हमारे पास कंपनी नहीं आएगी तो रोजगार का लेवल हम लोग का गिरेगा कि नहीं गिरेगा? भयानक गिर गया रोजगार का लेवल, विदेशी पैसा ही नहीं था। 1991 में स्थिति ये आई, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मुख्य वित्त मंत्री मंत्रालय मनमोहन सिंह के पास था। भारत के पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था, तालिबान से भी ज्यादा गरीब हो गया था। केवल 15 दिन का पैसा बचा था। तब भारत सरकार को आनंद पानन में नरसिम्हा राव ने सारा जिम्मेदार थोप दिया मनमोहन सिंह पे। मनमोहन सिंह ने फिर से नई औद्योगिक नीति लाई 1991 में। नई औद्योगिक नीति कब आई? 1991 में। इस नई औद्योगिक नीति को लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलपीजी। लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? उदारीकरण। उदारीकरण, उदारीकरण मतलब क्या होता है भैया? नाम से क्या लग रहा है? उदारीकरण मतलब छूट देगा कि प्रतिबंध लगा देगा? छूट देगा। जो 1948 और 56 से विदेशी कंपनियों पे प्रतिबंध था, उदारीकरण के तहत उन्हें क्या किया गया? छूट दिया गया। क्या किया गया? छूट दिया गया। और भारत में प्राइवेटाइजेशन,
क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन का किया गया। निजीकरण, निजीकरण, निजीकरण कहा गया कि भाई प्राइवेट कंपनियां भी क्या कर सकती हैं, आगे आ सकती हैं। पहले केवल एगो जहाज उड़ता था, एयर इंडिया, और एगो इंडियन एयरलाइन, दुइये गो। जैसे क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन। तो आप बताइए, पहले जब केवल एक ही जहाज उड़ता था, सरकारी जहाज, तो हर जगह की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या रहने चाहिए? जहाज रहने चाहिए। अब वो जहाज कौन खरीदेगा? सरकार। अब ये सरकार रोजगार भी दे, किसानों को भी दे के जहाजों खरीदे, पगला जाएगी सरकार यहाँ पे तो इसलिए सरकार ने क्या किया? प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जैसे प्राइवेटाइजेशन किया है, सब जहाज लेके घुस गया, सब एयर एशिया, इंडिगो, सहारा, किंग फिशर, सब। अब बताइए, पब्लिक को तो अपने फैसिलिटी से मतलब है, हवाई जहाज में टिकट करने वाला कोई नहीं मतलब रहता है कौन जहाज है। सीधे देखेगा सस्ता टिकट कौन है, फ्री में खाना कोने में है, दाएं घुस जो में, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि एयर इंडिया भी बहुत अच्छा जहाज है, इसमें सब जहाज ठीक है ठाक रहता है, वो किसको फुर्सत रहा जहाज में, समझ में कौन चाहिए था, जोन चाहिए था सब बस उड़ने भर है। उड़ के गया बादल में तो समझो में नहीं आता चल रहा है कि रुकल है, सब नीले नीले दिखता है। और कोनो खंभा पोल थोड़े आसमान में कि पता चला हाँ ओके हेल गए तो लगेगा कि हाँ बहुत दूर आ गए, सब तो पता नहीं चलता है यहाँ पे। हाँ, उसमें सब सीबीएसई वाला बैठता है, सब किसी से बतियाइए नहीं सर, ट्रेन में बतियाएंगे ना, कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। आओ में ना बतियाइएगा तुम, और जब देखेगा से वहां पे बोर हो जाएंगे वहां पे। तो प्राइवेटाइजेशन से भारत सरकार का बोझ कम हुआ कि नहीं? जहां पहले केवल सरकारी स्कूल थे, प्राइवेटाइजेशन से धड़ल्ले से कौन से स्कूल भर गए? प्राइवेट स्कूल। अब आप बताइए ना, अगर प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए तो भारत आज सोने की चिड़िया फिर से हो जाएगा। पूरा चौपट हो जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल की जगह पे क्या आने लगे? प्राइवेट हॉस्पिटल। सरकारी बैंक के साथ साथ प्राइवेट बैंक। तो सरकार का बोझ क्या होने लगा? कम होने लगा। तो सरकार के पास जो पैसे थे वो बचने लगे। अब हमारा ही बोझ अगर कम होगा तो अपने पैसे का क्या कर सकते हैं? हम उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ ग्लोबलाइजेशन किया गया। क्या किया गया? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण। क्या किया गया? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में कहा गया कि भाई दुनिया की कोई भी कंपनी वहीं बैठ के भारत में सामान बेच सकती है। आज बताइए, यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब इंडिया का है, हमको पता नहीं है यूट्यूब का मालिक कौन है, कौन सी है, खूब गिफ्ट भेजते रहता हूँ, वो सिल्वर बटन, डायमंड बटन, अभी 2-4 गो और भेजले है। हाँ हाँ, डायमंड बटन कई 1-2 महीना पहले के भेजले है। अब घर में कहीं रखल होगा, ध्यान से नहीं देखे, वो कहीं रखल होगा कहीं, इतना बड़ा होता है। वो खूब गिफ्ट भेजता है, और यूट्यूब हुआ सबको भेजता है, हमको भी भेजता रहता है। और हमको पता नहीं कि यूट्यूब है किसका, कौन पता है उसको, ना वो हमसे मिला ना हम उससे मिले। वैश्वीकरण। दुनिया में बैठे बैठे कहीं से भी क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। दुनिया में किसी चीज को मंगा सकते हैं। अमेजोन कहाँ की कंपनी है? अमेरिका। फ्लिपकार्ट खैर तो इंडिया से बनाया गया था वहां पर। ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, जितनी भी कंपनी, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब क्या है? सब पूरी दुनिया से आप लोग क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। तो 3 सुधार किया गया। क्या की? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में विदेशी कंपनी और प्राइवेट कंपनियों को छूट दीजिए, विदेशी कंपनी और प्राइवेट कंपनियों को छूट दीजिए। ग्लोबलाइजेशन मतलब विदेशी कंपनियों को एंट्री करने दीजिए। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनियों को एंट्री करने दीजिए। और लिबरलाइजेशन माने जो दोनों एंट्री किया है इसके साथ भेदभाव नहीं कीजिए। अब पता चला भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, हवाई जहाज में भी प्राइवेटाइजेशन रहेगा और ग्लोबलाइजेशन भी रहेगा, यानी प्राइवेट कंपनी भी जहाज लेके चली आएगी। तो जेट एयरवेज भी जहाज लेके चला आया, इंडिगो भी लेके चला आया, इंडिगो लेके चला गया, इंडिगो लेके चला गया। आपने क्या कर दिया? प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया। आप मन के लिए यूएस एयरलाइन लेके चल गई, कई को प्राइवेट जहाज आगे से। लिबरलाइजेशन किया ही नहीं, कहा कि देखो जितनी सरकारी जहाज है वो दिन में उतरेंगी, और जितना प्राइवेट जहाज है और विदेशी जहाज है वो रात में उतरेगा। ये भाई साहब, रात में जहाज का सफर बहुत कम लोग करते हैं, दिन में करते हैं। रात में सफर करने का मतलब कौन चीज? राजधानी में बैठेगा, उससे अच्छा सुतेगा, सुबह उठ जाएगा दिल्ली, नहीं चल जाएगा। तो बराबर छूट देना, उसी को क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। क्या होता है? लिबरलाइजेशन। तो उदारीकरण। जैसे हमारे यहाँ कोचिंग में देखिए लिबरलाइजेशन है, लड़का लड़की दोनों को एकदम समान भाव से देखा जाता है। हाँ? लड़का सबको बस संख्या ज्यादा होने की वजह से बैठने में सुविधाएं कम हो जाती है, बाकी किस चीज में कमी है?
और लड़की सब के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। आप लोग को कभी कोई दिक्कत हुआ है? कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए क्या चीज है, लिबरलाइजेशन, समझेगा, उदारीकरण। कभी ना इन लोगों ना कोई बोलता है ना कुछ, एकदम अच्छा से आके पढ़ती है, से चल जाती है। तो भारत में नई औद्योगिक नीति कब आई थी? 1991 में। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था क्या होने लगी? सुधरने लगी थी, बहुत तेजी से क्या हो गई थी? सुधरने लगी थी। आगे बढ़े, ये हो गया हमारी आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति। बताइए तो पहली औद्योगिक नीति, दूसरी, हाँ, और तीसरी, सबसे बड़ी औद्योगिक नीति कौन सी थी? 1991 वाला, ये सबसे बड़ी क्या थी? औद्योगिक नीति थी। अब भारत में या दुनिया में जो भी उद्योग होते हैं, इसे आप इजीली अगर अध्ययन की सुविधा से अगर बांटना चाहेंगे तो कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कृषि आधारित उद्योग। कैसा आधारित उद्योग? कृषि आधारित उद्योग। जैसे आप मैंगो फ्रूटी का देखिए, कृषि आधारित है। सेब, सेब का जूस मिलता है, एप्पी फिज, किस पर आधारित है? कृषि आधारित है। लेज का चिप्स कृषि आधारित है। तो बहुत से ऐसे चीज है जो क्या है, आपके कृषि आधारित है। तो कई उद्योग हैं जो किस आधारित है? कृषि आधारित। कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जो खनिज आधारित है। कैसे बबुआ? खनिज आधारित। जैसे लोहा उद्योग, जब तक जमीन के अंदर से खनिज के रूप में लोहा नहीं निकलेगा, क्या लोहा उद्योग सफल हो पाएगा? स्टील उद्योग नहीं हो पाएगा। अल्युमिनियम उद्योग, खनिज उद्योग में आते हैं सब, आपको ये सब तो खनिज उद्योग में होते हैं। कई उद्योग जो होते हैं ना, ये तकनीकी उद्योग होते हैं। कैसे होते हैं? तकनीकी उद्योग। तकनीकी उद्योग में मतलब कौन सी? रेलगाड़ी, रेल उद्योग, ऑटोमोबाइल, गाड़ी वगैरह का गाड़ी उद्योग। भाई लोहा तो पहले से भी था, लोहा का कोई कोई आज हुआ है, वैदिक काल में हुआ है लोहा का खोज, बहुत पहले। लेकिन गाड़ी जो होगी ये सब चलाने वाला ऑटोमोबाइल, ये किस कौन सा उद्योग है? तकनीकी। हेलीकॉप्टर तकनीकी, हवाई जहाज तकनीकी, पानी वाली जलयान तकनीक, रेलगाड़ी तकनीकी। केवल लोहा की खोज होने से आपका रेल चला लेंगे? तो तकनीक आधारित क्या हो सकते हैं? उद्योग हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं। कई डिजाइन के क्या हो सकते हैं? उद्योग हो सकते हैं। तो हम लोग किसके बारे में अब चर्चा करना चालू करते हैं? उद्योगों के बारे में। तो उद्योग में भी ना कुछ होते हैं भारी उद्योग। कैसे उद्योग? भारी उद्योग। और कुछ होते हैं कि लघु उद्योग। क्या होते हैं? लघु उद्योग। और कुछ भारी उद्योग। और जो सबसे छोटका होता है उसमें सूक्ष्म एवं मध्यम, जो एकदम लघु एवं सूक्ष्म उद्योग एकदम नीचे चले जाते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार देता है भारी उद्योग। भारी उद्योग में हजारों की संख्या में 10,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इसमें सबसे फेमस हो जाता है आपका स्टील कंपनी। कौन सा? स्टील। जहां स्टील बनेगा वहीं पर क्या बनेगा? लोहा। जहां स्टील बनेगा वहीं पर लोहा। क्योंकि आयरन और स्टील कंपनी एक साथ काम करती है। आयरन एंड स्टील कंपनी कैसे काम करेगी? एक साथ। स्टील कंपनी कंपनी देखिए, आयरन जो होता है, जब किसी आयरन में आप क्या जोड़ दीजिए? कार्बन जोड़ दीजिए। आयरन में क्या जोड़ दीजिए? कार्बन। तो ये क्या बन जाता है? स्टील। 99% क्या रहना चाहिए? आयरन। 1% इसमें क्या जोड़ दीजिए? कार्बन। तो ये 100% क्या बन जाता है? स्टील। अब आप ही बताइए ना, जहां आयरन बनेगा, जहां क्या बनेगा? आयरन, वहीं पे क्या बनेगा? कार्बन। वहीं पे क्या बनेगा? कार्बन। तो स्टील, सॉरी, जहां आयरन की कारखाने हैं तो 99, जहां आयरन बन ही रहा है, अब उसमें क्या मिलाना है हमको? कार्बन। बस इजीली वो क्या बन जाएगा? स्टील। इसलिए कहीं पे भी देखिएगा ना, तो आयरन की कंपनी अलग और स्टील की कंपनी अलग कहीं नहीं मिल सकती है। आयरन और स्टील दोनों सेम रहते हैं सर। जितने ज्यादा कार्बन मिलाएंगे वो स्टील उतने ज्यादा क्या होते जाता है? खतरनाक हो जाता है। क्या हो गया बाबू? हाँ? अरे गैस खुला हुआ है रूम का, जाओ, तुम्हारा बैग का चैन भी खुला है, हट जाओ, गैस के चूल्हा खुले चलाया है। जाने दो बाबू, उसको भड़काएगा रूम। यहाँ आके याद आ रहा है, फोन किया है। अरे जल्दी जाइए बाबू, इतना खतरनाक खतरनाक कांड करता है सीधे, भड़काएगा पूरा रूम ही। जाओ रे भाई जाओ। हमारे पास सबसे क्रांतिकारी आता है सर, एकदम जो पटना में एकदम खतरनाक रहेगा ना, वो कहाँ जाएगा? खान सर एगो ऐसे ही पड़ रहा था, अगवे बैठा था, अब बैठे बैठे कर जा,
हम डर गए कि भैया को दौरा उराना ना पड़ गया। जा हम क्या हो गया? कह सर दूध तो खौलैले छोड़ के चला है। वो बेचारा दूध चढ़ाया होगा और चल दिया। चलिए ध्यान दीजिए इधर, आयरन प्लस कार्बन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? स्टील। तो आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी सब जगह एक ही होता है, बस उसमें क्या मिला देना है? जितना ज्यादा कार्बन मिलाएंगे वो स्टील उतना ज्यादा कठोर होगा, उतना ज्यादा मजबूत, लेकिन वो स्टील काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काला। और जितना कम कार्बन मिलाएंगे वो स्टील उतना ही कमजोर और लेकिन सफेद चमचमाएगा। यहाँ पर ट्रेन की जो पटरी होती है ना, ट्रेन की पटरी जिसपे ट्रेनमा दौड़ती है, लोहा का रेल, वो लोहा नहीं होता है, स्टील होता है। उसमें कार्बन की मात्रा हुमस के 4% कर दिया, 4 से 6% कर दिया, तो क्या हो गया? वो हाई कार्बन स्टील हो गया। क्या हो गया? हाई कार्बन। अब वैसा स्टील क्या होता है? बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं, बहुत शक्तिशाली। स्टील की कई कैटेगरी हो जाते हैं सब। जैसे जेसीबी का दतवा देखते हैं बकोटने वाला, वो हाई स्पीड स्टील होता है, वो घिसता नहीं है। ऐसे बकोट लीजिएगा कोनो चीज को तो नहीं घिसता, वो घिसबे नहीं करेगा। देखते हैं ऐसे दांत रहता है, क्योंकि छज्जा पे कोनो देख रहा है इधर आ रही है, पकड़ लेता है जेसीबी। जेसीबी चलाना जानते हैं आप लोग? बहुत सिंपल है जेसीबी। सिंपल ही बताते, अगर आपको 4 व्हीलर चलाने आता है तो उसके बाद जेसीबी तो और कुछ नहीं बचेगा। बस 2 गियर, एगो इधर एगो उधर। यहाँ पे खैर छोड़िए, उस सब का काम का नहीं। अब चलिए यहाँ समझिए। तो जो उसमें कौन सा स्टील होता है भाई दतवा में? हाई कार्बन, हाई स्पीड स्टील। तो यहाँ पर आयरन और लोहा प्लस कार्बन मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? स्टील, स्टील हो जाता है। भारत में पहला लोहा लौह इसका इस्पात एवं आयरन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, लोहा और आयरन स्टील, ये सबसे पहले कुल्टी में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? कुल्टी में। कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। बट वो सक्सेस नहीं हुआ, 1874 के पास बना दिया गया, वो सक्सेस नहीं हो पाया था। तो भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कौन था? कुल्टी। कौन था? कुल्टी। ये 1874 के पास बना दिया गया, बट ये क्या हो गया? असफल। तब आए थे जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा ने झारखंड में, झारखंड में कौन जगह है? जमशेद जी। झारखंड में जगह का नाम है जमशेदपुर। जमशेदपुर, जमशेदपुर। जमशेदपुर का ही नाम रेलवे स्टेशन का नाम है टाटा। अब बस स्टैंड का नाम क्या है? जमशेदपुर। तो यहाँ पे जमशेद जी टाटा, रतन टाटा नहीं थे उस समय, कौन थे? जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का उद्घाटन किया। किसका कंपनी? टाटा आयरन एंड स्टील। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसी को क्या कहते हैं? टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। समझ में आ गया कि नहीं? जबकि कुल्टी वाला सफल हुआ था कि असफल हो गया? तो बाद में इस कुल्टी वालों को रीऑर्गेनाइज करके उसमें और फंडिंग जोड़कर और अलग बनाया गया इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको क्या की? इसको। तो भारत में 2 सबसे बड़का लोहा का कंपनी है, कौन? टिस्को और इसको। टिस्को, इसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। ये इसको जो है इंडियन स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये रीऑर्गेनाइज करके फिर किसे बना दिया गया? कुल्टी को। किसे? कुल्टी को। ये स्टील उद्योग में ये बहुत ज्यादा मात्रा में वर्कर की जरूरत पड़ती है और हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है स्टील उद्योग में। जहां भी स्टील रहेगा वहां क्या रहेगा? आयरन भी रहेगा। इसमें विदेशी देशों की मदद लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। अब विदेशी देश हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे सब। रीजन देखिए, पहली औद्योगिक नीति 48 विदेशी का नो एंट्री। अब भैया दिक्कत होने लगा, बड़की बड़की कंपनी में विदेशी को लाना था कि नहीं था? तो 1956 में दूसरी क्या आई थी? औद्योगिक नीति। इसमें हैवी उद्योग इत्यादि में विदेशियों को शामिल करने की क्या मांगा, क्या अनुमति दे दिया गया। दूसरी में तो दिया गया था ना हल्का सा, पहली में नहीं दिया गया। तो भारी उद्योग को लगाने के लिए भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? सेकेंड, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 और दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61। और 56 में हम लोग ने क्या लेके आए थे? द्वितीय
औद्योगिक नीति। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मेन जोर दिया गया भारी उद्योग पर। किस उद्योग पर? भारी उद्योग। भारी उद्योग पर जोर दिया गया। भारी उद्योग में सबसे फेमस है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील। इसी क्रम में दुर्गापुर में कारखाना खोला गया। कहां पर? दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। इसी के साथ साथ राउरकेला में। कहां पर? राउरकेला। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा। राउरकेला में खोला गया। तीसरा भिलाई में। कहां पर? भिलाई। भिलाई कहां बाबू? छत्तीसगढ़। कहां पर? छत्तीसगढ़। 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 समझ में गया? छत्तीसगढ़। अब यहाँ ये पूछता है कि कौन सा कारखाना किसने लगाया था, किस देश के सहयोग से लाया गया था। अब बताइए, अगर 1956 से पहले ये कारखाने आए रहते तो क्या विदेशी सहयोग हम ले पाते हैं? नहीं। हम लोगों ने बहुत चरणबद्ध तरीके से, अगर आप वास्तविकता देखिएगा तो सबसे ज्यादा रिफॉर्म लाया था, सबसे ज्यादा सुधार लाया था तो जवाहरलाल नेहरू ने। रिफॉर्म की बात करें, अगर मोदी जी की पर्सनल बात करेंगे तो एक ही काम है जो अन्य किसी ने नहीं किया। दो काम। एक नोटबंदी जो सबसे चौपट काम था, इसको हटाइए, ये कोई अच्छे काम में नहीं किए। 370 हटाना। और जैसे अब कुछ लोग कहते हैं बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मुद्दा सॉल्व करना, ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में था। समझ में गया? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में था। खैर आप इन्हें भी जोड़ सकते हैं तो इनको हटा, लेकिन मेन काम क्या था? 370। बाकी नया काम बताएंगे ना। जीएसटी मनमोहन सिंह का था। आधार कार्ड मनमोहन सिंह का था। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बार हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक से बाप। लेकिन एक नया नया की बात करें, इंदिरा गांधी ने भी कुछ कुछ किया। देखिए हर प्रधानमंत्री करते हैं, ऐसा नहीं है। मोदी जी के समय सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आम पब्लिक के लिए हुआ है तो डिजिटलाइजेशन। और इसका कुछ रीजन भी है, क्योंकि अभी के वक्त में डिजिटलाइजेशन की खोज भी हुई है। नेहरू का 5G लेके चल आते हैं, पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन हाँ, अगर मनमोहन सिंह रहते मोदी जी के जगह पे तो जितना तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर मोदी जी किए हैं, मनमोहन सिंह डिजिटलाइजेशन उतना नहीं करते। वो इकोनॉमी को जरूर संभाल लेते। निर्मला सीतारमन से इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं संभालता है, नो डाउट वो इकोनॉमी संभाल लेते। जितना तेजी से पुशबैक ऑनलाइन की दुनिया में किसने लाया है? मोदी जी। उतना तेजी से वो भी नहीं ला पा सकते, क्योंकि उनको बहुत पसंद। कंट्री से ज्यादा समझौता किए नहीं, मोदी जी कंट्री से ज्यादा समझौता नहीं किए, ज्यादा घूमे हैं। समझ में गया? समझौता किए रहते ना तो इंदिरा गांधी ने रूस से समझौता करके पाकिस्तान का एक टुकड़ा कर दी, पूरी पाकिस्तान को क्या बना दी? बांग्लादेश। और यहाँ हमारे यहाँ गलवान का गलवान अटके रह गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये नहीं है, वो बात समझ रहे। मीडिया में बहुत अच्छा उनका प्रभाव है मोदी जी। आज के वक्त में वही सक्सेस है जो अपनी बातों को अच्छे से रख सकता है। और अगर बात अच्छा से नहीं रख सकते हैं ना तो आप सक्सेस नहीं है। ये बात महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। महिलाएं ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लड़ाई करती हैं या फिर घर में अच्छे से नहीं रहती, बट वो कभी कभी इस लेवल का बात कर देती है ना कि उनका 100 अच्छा काम खराब हो जाता है। यही काम मोदी जी नहीं करते हैं। वो जब गड़बड़ होगा ना तो देखेंगे, गड़बड़ हो गया ना, रोने लगेंगे, कोरोना में बहुत मरा गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लड़की लोग भी इस चीज को सुधारिएगा। आप लोग में कोई गलत नहीं होता, लेकिन कभी भी देखिएगा सबको कहते रहे परेशान है हम इससे। ऐसा थोड़ी कि आप लोग बंदूक लेके घूमती हैं, नहीं भाई। घर को महिलाएं ही सजा के रखती हैं, लेकिन बस वही है जबान। देखिए ध्यान से इधर समझ। अब इनको याद कैसे रखिएगा? दुर्गापुर कहां पर है? पश्चिम बंगाल। अंग्रेज ने हम पर शासन किया, ब्रिटेन वालों ने। ब्रिटेन वालों ने राजधानी किसे बनाया था? दिल्ली से पहले कोलकाता। कहां पे? कोलकाता। तो अंग्रेजों का ज्यादा ध्यान कहां था? बंगाल। तो भैया दुर्गापुर वाला ब्रिटेन, दुर्गापुर वाला ब्रिटेन। याद कैसे रखेंगे भैया? दुर्गापुर अंग्रेज थे तो उधरे कलकत्ता भेज दीजिए वहीं पे। यहाँ पर दूसरा उड़ी, ये राउरकेला किसके सहयोग से? राउरकेला नहीं, रूस जर्मनी के सहयोग। राउरकेला जर्मनी, राउरकेला जर्मनी, बस जर्मनी। छत्तीसगढ़ किससे टूटा है? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ टूटा किससे है? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूटा है। और दुनिया में सबसे ज्यादा विभाजन अगर किसी देश का हुआ है तो रूस का। कितने भाग में? 15। और यो टूटल और रूसो टूटल।
तो एक से याद क्या रखिएगा, रसिया। कौन सा? रसिया। टूटल का एक जगह। इसके साथ ही ये तो दूसरी पंचवर्षीय योजना बना, तीसरे पंचवर्षीय योजना में भी झारखंड के बोकारो में, झारखंड के बोकारो में, बोकारो कहाँ है? झारखंड। झारखंड किससे टूटा है? सबसे ज्यादा टुकड़ा किस देश का? तो ये वाला भी कौन सा याद रहेगा अब? हाँ, दुर्गापुर वाला। दुर्गापुर ब्रिटेन। झारखंड के भिलाई में रूस। अरे झारखंड टुकड़ा नहीं हुआ है जी बिहार से, तो कौन सा हो गया? रूस। किसे? रशिया या रूस से। छत्तीसगढ़ के भिलाई वाला रूस, और उड़ीसा का राउरकेला जर्मन। ये तो एगो याद रख लीजिएगा ऐसे ही डायरेक्ट, जर्मनी, राउरकेला जर्मनी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बोकारो वाला क्या दूसरे पंचवर्षीय योजना में लगा? भाई साहब हम लोगों ने उसको किस पंचवर्षीय योजना? तीसरे। अब आप बताइए, अगर हम 4 ठो विदेशी देशों के सहयोग से कोई बड़ा सा कारखाना डाल दिए, तो अब हमारे पास भी तो टेक्नोलॉजी आ ही गई होगी ना जी। काऊ ऐसा थोड़े होगा कि रेडीमेड कारखाना कंपनी उठा के ला रहे हैं, कहाँ रख दें जी, यहीं रखना है स्टील कंपनी। अरे भाई यहाँ नेव खोदा होगा, यहाँ नारियल, छुआड़ा, गरी, संतरा कुछ कुछ फोड़ा होगा अपना, यहीं से शुरुआत किया होगा। तो 4 उद्योग लग गए स्टील कंपनी। 3 ठो लगा कौन योजना में? दूसरे। और 3 गो लग गया किस में? तीसर की पंचवर्षीय योजना में। एगो बताया कौन सा? ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें एक हो गया कौन सा? बोकारो। दूसरा और तीसरा विशाखापट्टनम में। कहां पर? विशाखापट्टनम। कहां पर है विशाखापट्टनम? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। दूसरा सेलम। कौन है? सेलम। कहां पर है? तमिलनाडु में। कितने लोग बता सकते हैं ये किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? इंडिया ने खुद बना लिया। इन लोग को लगा था कि हम लोग इन लोग को रोजगार दे रहे हैं, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, आओ सोचो तरह रोजगार दे रहे हैं। उसके बाद सारा का सारा कारखाना कैसे बना दिया? हम लोगों ने खुद से बना लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भारी उद्योग का स्थापना सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरे में। लेकिन क्या केवल दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना था? तो आप भुला जाइएगा, क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य देश भारी उद्योग, नहीं पूछ देगा बोकारो स्टील प्लांट किस उद्योग कब लगा था? तीसरी में। सेलम, सेलम कहाँ है? तमिलनाडु। सेलम कहाँ है? तमिल। तो सेलम वाला तीसरी में, विशाखापट्टनम वाला तीसरी। अब कभी कभी एग्जामिनर ना सोचा नौटंकी करता है क्वेश्चन पूछने से। वो सोचा क्वेश्चन पूछेगा तो समझे नहीं आ रहा कोने सब्जेक्ट के अंतर्गत ये पूछना चाह रहा है। अब आपको अगर पूछे कि विशाखापट्टनम परमाणु संयंत्र स्टील कारखाना किस योजना में लगा था? तीसरी। आपको समझ में आ जाएगा भैया ये इकोनॉमिक्स से पूछ रहा है। या फिर पूछ सकता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाने जाने वाला विशाखापट्टनम स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से लगा? तो स्वदेशी। तो आप समझ जाएंगे उद्योग से पूछ रहा है। सोच रहा है भूगोल से पूछ रहा है, नक्शा से पूछ रहा है। क्या चीज? देखिए, अगर हम लोग नक्शा बनाएंगे तो विशाखापट्टनम कहाँ है? समुद्र के किनारे। इधर समुद्र के किनारे, यहाँ है विशाखापट्टनम। क्वेश्चन पूछा था भारत का तटीय क्षेत्र पर स्थित स्टील एवं आयरन एवं स्टील कारखाना कौन सा है? ले भैया ये कौन सा क्वेश्चन है? फालतू है, फालतू नहीं, कोई दम थोड़ी है क्वेश्चन में। लेकिन देखिए, झारखंड अंदर है, छत्तीसगढ़ अंदर है, उड़ीसा अंदर है, तमिलनाडु भी तमिलनाडु का सेलम अंदर है। बस एक तो कौन सा है? विशाखा। कहां पर है ये? समुद्र के तट पर। किस तट पर है? समुद्र के तट पर। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। भारत में भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कै गो स्टील कारखाना? कै गो? और तृतीय में भी। अब कौन कौन देश से लगा है बता सकते हैं ना? दुर्गापुर, राउरकेला, झारखंड का बोकारो, छत्तीसगढ़ का भिलाई, तमिलनाडु का सेलम, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। स्वदेशी हो गया। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे पंचवर्षीय योजना में बोकारो वाला रूस। स्टील में कोई दिक्कत है? नहीं। अभी स्टील में इतना कारखाना बनने लगा,
सरकार कही कि भैया इस पर नियंत्रण रखने लायक है। क्या रखने लायक है? नियंत्रण। स्टील में अगर ये कंपनी डुप्लीकेट स्टील बना के बेचने लगी या फिर स्टील में रिसर्च नहीं करी तो स्टील के ऊपर पूरा नियंत्रण करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बना दिया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जितना स्टील कारखाना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, कौन सा? टिस्को, ये तो प्राइवेट आदमी का है, बाकी ये सब किसका है? सरकारी। कौन सा है? सरकारी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये भी कुल्टी वाले को दोबारा रीऑर्गेनाइज करके बनाया गया था, सरकारी। दुर्गापुर वाला सरकारी, भिलाई वाला सब तो सरकारी है। अभी बताइए सरकारी है तो कौन डिपार्टमेंट इसका देखरेख करेगा? हाँ, कौन किसके अंडर में रहता है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाँ, शोभा मंडल इसकी क्या है? अच्छा, सेल की अध्यक्ष यहाँ पे। हाँ, वो करंट अफेयर के इशू से आप इसे क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, शोभा मंडल वगैरह। अब जैसे ओएनजीसी, वो पेट्रोलियम के लिए दे दिया गया। तो इतने उद्योग जो लगाए गए, आखिर कोई एक डेडिकेटेड बंदा चाहिए ना कि उसको देख रेख करने के लिए, वरना 2 मिनट में बर्बाद हो जाएगा। इतने बड़े बड़े स्टील कंपनी है। गांधी सेतु जो पुल बना है, उसका जितना भी स्टील बना है वो सब स्टील कंपनी से बन के आया है। जितना बड़े बड़े पुल, ओवरब्रिज बनते हैं, सब कहां से आते हैं? स्टील। जो घर बनता है ढलैया होना, उसमें जो छड़ दिया जाता है वो टाटा आयरन, सुनते होंगे टाटा का छड़ लगवाए, देखते हैं टाटा का बहुत महंगा आता है जो टाटा का छड़। तो अपना अपना क्या होता है, सब अपनी कंपनियों के होते हैं सब वहां पे। अब मान के चलिए आपने दुर्गापुर कारखाना का ट्रक क्या लगा दिया है? स्टील लगा है। अब पता चला लोहा में कुछ गड़बड़ी है, उसके स्टील में गड़बड़ी है, तो जिम्मेदार कौन है? सेल। वैकेंसी भी निकलती है सेल भेल ये सब की। यह हम लोगों ने देख लिया स्टील। अब चलते हैं स्टील का भतीजा एल्युमिनियम की ओर। नहीं समझे भैया? जब हम स्टील देखे तो लोहा भी देख लिए, लोहा और एल्युमिनियम स्टील हो गया। अब क्या देख लेते हैं? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम देख लेंगे तो फिर उसके बाद से हवाई जहाज उद्योग देख लेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम का कौन होता है? हवाई जहाज। और लोहा और स्टील का बना होता है पानी वाली जहाज और ट्रेन। लगले लगले देख लेंगे, लो निपटाते चलेंगे। अब किसके ओर चलते हैं? एल्युमिनियम की ओर। किसकी ओर? एल्युमिनियम। कुछ क्वेश्चन जब तक पूछ ले आपको याद रहेगा। चलिए, उदारीकरण किस वर्ष लाया गया था? एलपीजी किस वर्ष लागू हुआ? प्रथम प्रथम औद्योगिक नीति, सबसे बड़ी औद्योगिक नीति। हाँ, भारत का पहला स्टील का कारखाना कुल्टी। हाँ, 1874। सफल की असफल हो गया? कुल्टी वाले को दोबारा रीऑर्गेनाइज करके बनाया गया, इंडियन आयरन एंड स्टील। इसको कौन सा? इसको जमशेदजी टाटा ने झारखंड में बनाया था टिस्को। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907। 1907 में इसकी स्थापना किया गया था। टाटा आयरन। रेलवे स्टेशन का नाम क्या हुआ? टाटा। बस स्टैंड का नाम जमशेदपुर। दुर्गापुर औद्योगिक स्टील कारखाना किसके सहयोग से? किसके सहयोग से? चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अल्मुनियम उद्योग। कौन सा उद्योग? अल्मुनियम उद्योग। भारत में अल्मुनियम उद्योग भी बहुत ही प्रसिद्ध, लेकिन अल्मुनियम की पे काम बहुत बाद में चालू हुआ, आजादी के लगभग 10 साल पहले, 1937 में। 1937 में ये भी चालू हुआ पश्चिम बंगाल में, जेके नगर में। किसमें? जेके नगर में। कहां पर? जेके नगर में। ये स्थापना किया गया था किस चीज के लिए? अल्मुनियम कारखाना के लिए। अल्मुनियम कारखाना में 3 सबसे प्रमुख अल्मुनियम कारखाना है। बाल्को, भारत बाल्को, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्या कहा जाता है? बाल्को। क्या कहा जाता है? बाल्को। कौन हो गया? बाल्को। उसके बाद से इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। देखिए, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडाल्को। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड क्या हो गया? इंडाल्को। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। एल से क्या हो गया? एल्युमिनियम। सीओ से कंपनी लिमिटेड हो गया। एल सब में मिलेगा, बाल्को, इंडाल्को, और एक हो गया हिंदाल्को, हिंदुस्तान। इसे हो गया हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदाल्को। कितने का एल्युमिनियम के ऐसा? 3। ये तो नामों याद रहेगा एकदम इजीली। कौन सा? बाल्को, बाल्को, इंडाल्को, हिंदाल्को।
भारत में तीनों को फेमस नाम है, ये तो भारत है, इंडिया है, न तो हिंदुस्तान है, तीनों के नाम पर है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को, हिंडाल्को और समझा गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। ये सब किस चीज के कारखाने हैं? एल्युमिनियम के। भारत में एल्युमिनियम उद्योग में 3 राज्य सबसे अग्रणी है, 3 जगह सबसे फेमस है। एक उड़ीसा का कोरापुट, उड़ीसा का कोरापुट, छत्तीसगढ़ का कोरबा और उत्तर प्रदेश का रेणुकूट, उत्तर प्रदेश का रेणुकूट, उत्तर प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का कोरबा, छत्तीसगढ़ कोरबा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का कोरापुट, उड़ीसा का कोरापुट, उड़ीसा, उड़ीसा का कोरापुट, उड़ीसा, यूपी रेणुकूट, यूपी, यूपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कोर, छत्तीसगढ़, समझ गया? बताइए उत्तर प्रदेश का एल्युमिनियम कारखाना, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का। पहला स्टील कारखाना कहाँ लगा? कुल्टी में। पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ लगा? जेके नगर। जेके नगर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। एल्युमिनियम के लिए 3 बड़ी कंपनी बताइए तो। सबसे ज्यादा भारी उद्योग किस योजना में लगाया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए इंडियन ज्योग्राफी के ज्यादातर हिस्से में कंसेप्ट से ज्यादा आपको पढ़ना है, याद करना है। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 80% चीज को निपटा चुके हैं। मेन वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है। क्या होता है? वर्ल्ड कॉन्सेप्ट वगैरह किसमें? वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इसमें कारखाना है, अब इस कारखाना के बाद हवाई जहाज उद्योग आएंगे, फिर परिवहन आएगा, परिवहन के बाद आपका जनजाति आएंगे, जनजाति के बाद जनसंख्या आते हैं सब। इस सब को निपटाने के बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी चालू करेंगे। अब आगे का क्लास हम लोग मंडे के दिन करेंगे।